गुड मॉर्निंग। आप लोग पेट का प्रैक्टिस सेट हल कर रहे थे इसके पहले। अब आगे यूपीएसआई का पेपर है और यूपीपी का भी पेपर होगा। तो अगर ये आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएसआई का तैयारी कर लेंगे तो यूपीपी अपने आप निकल जाएगा। एक बात तो आप जान गए होंगे कि किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए उसका प्रैक्टिस सेट बहुत अनिवार्य होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए जितना हो सके उतना प्रैक्टिस सेट हल करें, जितना प्रैक्टिस सेट हल करेंगे उतनी तैयारी होगी। इसलिए प्रैक्टिस सेट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो इसी क्रम में हम ये यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट अपलोड कर रहे हैं और ये 5वां प्रैक्टिस सेट है और ये हिंदी का है। इसमें 50 क्वेश्चन है और कोशिश करिए कि आप 70% सही करें, मतलब कि कम से कम 35 से 36 क्वेश्चन सही करिए। और हिंदी है, 2-3 बार अगर अगर इसको आप प्रैक्टिस सेट हल करेंगे तो वो ये बिना पढ़े भी तैयार हो जाएगी। और हिंदी का फ्री का नंबर मिलता है, आपका नंबर यूपीपी में और यूपीएसआई में बड़ी आसानी से उठ जाएगा। अगर और कोई भी पेपर होता हो जहाँ पर हिंदी पूछा जाता है वहाँ भी आप उसको इसका फ़ायदा मिल सकता है। जैसे आगे लेखपाल की वैकेंसी आएगी या फिर वीडियो की वैकेंसी आएगी तो वहाँ पे जो हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि यूपीपी की वैकेंसी है, अतः ये वहाँ भी फायदा करेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और टेस्ट लगाते हैं। कोशिश करिए कि आप 40 तक सही कर सके। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक गद्यांश दिया हुआ है, 1 से लेकर 5 क्वेश्चन उसी गद्यांश से आएंगे। छोटा सा गद्यांश है, आपके पेपर में भी ऐसा मिलेगा। आप उसको पढ़ेंगे उस कहानी को, उसके बाद 5 क्वेश्चन उससे पूछा जाएगा, आपको सब के सब सही करना होगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। आपको पेपर में क्या करना होगा, एक बार सरसरी निगाह से गद्यांश को पढ़ लेना होगा, उसके बाद क्वेश्चन देख के फिर से गद्यांश पढ़ के आंसर ढूंढिएगा। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। हमारी हिंदी सजीव भाषा है, इसी कारण इसने अरबी, फारसी आदि के संपर्क में आकर भी इसके शब्द ग्रहण किए ही हैं। अब अंग्रेजी के भी शब्द ग्रहण करती जा रही है। इसे दोष नहीं गुण समझना चाहिए, क्योंकि इस ग्रहण शक्ति से ही हिंदी अपनी वृद्धि कर रही है। आगे देखते हैं, वृद्धि कर रही है। क्या भाषा की विशुद्धता के किसी भी पक्षपाती में यह शक्ति है कि वह विभिन्न जातियों के पारस्परिक संबंध को न होने दे अथवा भाषाओं के सम्मिश्रण क्रिया में रुकावट पैदा कर दे? यह कभी संभव नहीं है। तो केवल इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस मिश्रण के कारण हमारी भाषा अपने स्वरूप को तो नष्ट नहीं कर रही है और अन्य भाषाओं के बेमेल शब्दों के मिश्रण से अपना रूप तो विकृत नहीं कर रही है। इतना ही है, ये जो दिया हुआ है, ये जो गद्यांश दिया हुआ है इतना ही है। अब इससे 5 क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे गए हैं। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप सही कर जाओगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। अगर नहीं सही कर पाओगे तो हम बता रहे हैं, ताकि आप एग्जाम टाइम में भी तो सही कर सकते हो। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अवतरण का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? मतलब ये जो ऊपर गद्यांश दिया है इसका शीर्षक, मतलब इसके पाठ का अगर आपको नाम रखना हो तो क्या रखोगे? हिंदी भाषा के गुण दोष, हिंदी भाषा, हिंदी भाषा का ग्रहणशीलता स्वरूप, हिंदी की सम्मिश्रण की क्रिया। आप क्या रखोगे, सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, हिंदी भाषा की ग्रहणशीलता। अभी हमने उसमें क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा, यहाँ देखें, हमने ये पढ़ा, हिंदी हमारी सजीव भाषा है, इसी कारण अरबी फारसी के संपर्क में आने पर उसमें ग्रहण करने की प्रवृत्ति है। मतलब कि हमें ये मतलब इसमें ये बताना चाहता है कि हिंदी ने अरबी फारसी के साथ साथ इंग्लिश अंग्रेजी के शब्दों को भी ग्रहण करती जा रही है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हिंदी को अपने अन्य शब्दों को भी अपने में ग्रहण करने की शक्ति दिखाई जा रही है। तो इसका जो उपयुक्त शीर्षक होगा वो हिंदी की ग्रहणशीलता ही होगा। अगला क्वेश्चन देखें, इसी गद्यांश पर है। सजीव भाषा के से तात्पर्य क्या है? कह रहा है सजीव भाषा जो वहाँ ऊपर दिया गया था उससे तात्पर्य क्या है? विभिन्न भाषाओं के सम्मिश्रण में उद्भूत की सम्मिश्रण की भाषा, ग्रहण शक्ति से अपने भंडार को बढ़ाने वाली भाषा, विभिन्न भाषाओं के नए नए शब्दों को ग्रहण करने से बनी भाषा, किसी भाषा का अपने विशुद्ध रूप में होना। सोचें। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, ग्रहण शक्ति से अपने शब्द भंडार को बढ़ाने वाली भाषा। ऐसी भाषा जो नए नए भाषाओं को ग्रहण कर रही है, अपने में शामिल कर रही है, तो उसका शब्द भंडार बढ़ता जा रहा है। तो ग्रहण शक्ति से अपने शब्द भंडार को बढ़ाने वाली भाषा को ही सजीव भाषा कहा जाता है। तो हिंदी एक सजीव भाषा है। ऐसी भाषा जो दूसरी भाषाओं को ना अपनाए, जिसमें ऐसा चेतना ना हो कि दूसरों को भी अपने में शामिल करे, ऐसी भाषा को निर्जीव भाषा कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा। तो ये ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में नए शब्दों को अपनाते समय किस बात को ध्यान में रखना चाहिए? ऑप्शन पहला है, नए शब्द केवल अरबी, फारसी और अंग्रेजी से हों। दूसरा है, हिंदी में बेमेल शब्द बिल्कुल ना आए। तीसरा है, हिंदी का असली स्वरूप अक्षुण्ण रहे। चौथा, हिंदी सब पढ़ने में हिंदी लगे। कौन सा आंसर सही हो सकता है गद्यांश के हिसाब से? चलिए आपको बताते हैं। ऑप्शन सी सही होगा, हिंदी का असली स्वरूप अक्षुण्ण रहे, मतलब ना बदले। आप कितनी भी भाषाएं अपनाएं, कितनी भी भाषाओं को अपने में शामिल कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हिंदी का जो असली स्वरूप है
वो अछुड़ रहे मतलब कि ना बिगड़े ना बदले, तो ऑप्शन सी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हिंदी में नए शब्दों का आगमन उचित है क्योंकि ऑप्शन है इससे हिंदी की केवल हानि ही नहीं लाभ भी है, भाषाओं के सम्मिश्रण क्रिया साहित्योन्नति साहित्य के उन्नति के लिए आवश्यक है, भाषा की विशुद्धता का पक्षपात भी इसे रोकने में सक्षम नहीं है, चौथा ऑप्शन इनमें से इसमें हिंदी की समृद्धि होती है। कौन सा ऑप्शन उपयुक्त है मतलब ज़्यादा सही है? हिंदी में नए शब्दों के आगमन उचित है क्योंकि इस यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि इससे हिंदी की समृद्धि होती है, तो ऑप्शन डी सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है गद्यांश में ग्रहण शब्द के लिए विपरीतार्थ मतलब विलोम पूछा जा रहा है ग्रहण शब्द का, तो क्या होगा? दान, प्रकट, मुक्त, दाता। ग्रहण करना मतलब अपने में समाहित करना, मुक्त करना मतलब छोड़ देना, तो ऑप्शन सी सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि क्षुधा शब्द का विलोम क्या होगा? क्षुधा शब्द का विपरीत क्या होगा? तृष्णा, तृषा, तृष्ण, तृप्त, मृग तृष्णा। सोचें क्या होगा। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, तृप्त। दरअसल क्षुधा मतलब होता है, क्षुधा का मतलब होता है पेट, पेट मतलब भूख से होता है, तो क्षुधा का जो विलोम बनेगा वो तृप्त, मतलब जब आप भोजन कर लेते हो तो तृप्त हो जाता है, पेट भर जाता है, तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखें। क्वेश्चन है लघिमा का विलोम क्या होगा? विलोम शब्द पूछा जा रहा है। महिमा, गुरुत्व, लघुत्व, देवोपमा। तो लघिमा का विलोम क्या होगा? सोचें। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, लघिमा का विलोम महिमा होगा। निर्दय शब्द का विलोम क्या होगा? सहृदय, 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 सदय, सभय। सोचें। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, सदय। निर्दय जिसमें दया ना हो, सदय जिसमें दया हो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ऋजु शब्द का विलोम क्या होगा? वक्र, तक्र, सीधा, विरल। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, वक्र होगा। रिज मतलब होता है सीधा और वक्र मतलब होता है टेढ़ा, तो रिज का विलोम सीधा का विलोम टेढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म जो दिया हुआ है त्रुटिपूर्ण है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग त्रुटिपूर्ण है मतलब गलत है? अपेक्षा का उपेक्षा, अग्रज का अनुज, उन्नत का अवनत, आदान का प्रदान। सोचिए कौन सा गलत है। चलिए ऐसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, उन्नत का जो विलोम है अवनति होगा, जबकि यहाँ पर जो अपेक्षा का उपेक्षा दिया है सही है, अग्रज का अनुज ये भी सही है, आदान का प्रदान ये भी सही है, लेकिन उन्नत का अवनत अवगत दिया है जबकि अवनति होना चाहिए, तो ऑप्शन सी सही है। कह रहा है कौन सा गलत है, तो ऑप्शन सी गलत है। क्वेश्चन ध्यान से देखें। क्वेश्चन है व्यंजन कितने होते हैं? 11, 22, 33, 16। सोचें। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, 33 होते हैं, 33, लेकिन दो द्विगुण व्यंजन होते हैं जिन्हें आप ढ पढ़ते हो लेकिन बिंदी लग जाए तो ढ पढ़ते हो, ढ पढ़ते हो बिंदी लग जाए तो ढ पढ़ते हो, तो ये द्विगुण व्यंजन बोले जाते हैं। अगर इनको शामिल कर ले तो 35 होते हैं, वास्तविकता ये है कि 33 होते हैं, तो ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखें। क्वेश्चन है पर्यायवाची शब्द का अर्थ है विलोमवाची, प्रतिलोमवाची, समानाभास, समानार्थी। सोचें। चलिए इनसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, समानार्थी। पर्यायवाची का अर्थ ही होता है समानार्थी, जिनके समान अर्थ होते हैं उस पर्यायवाची बोले जाते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कनक का पर्यायवाची नहीं है स्वर्ण, कंचन, हिरण्य, कमल। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, कमल जो है कनक का पर्यायवाची नहीं है। कनक में सोना होता है, कंचन मीन्स भी सोना होता है और हिरण्य मीन्स भी सोना होता है, तो ऑप्शन तीनों सही है, लेकिन ये डी जो है ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सरस्वती शब्द का पर्यायवाची नहीं है भारती, शारदा, वीणापाणी, हंस। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, हंस जो है ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय का पर्यायवाची नहीं है नगराज, हिमाद्री, कर, हिमगिर। सोचें। देखिए हिमालय का नगराज भी होता है, हिमाद्री भी होता है, हिमगिर भी होता है, लेकिन कर जो है ये हाथ का होता है, तो ऑप्शन सी सही है, यही नहीं है। यहाँ पर उचित शब्द इस खाली जगह पे भरना है, तो आपको आंसर करना है कौन सा भरा जाएगा। आत्मा व परमात्मा का गुप्त विलास है, क्या है? रहस्यवाद, छायावाद, रीतिवाद, प्रयोगवाद।
बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आंसर बताते हैं आपको। ऑप्शन ए सही है, रहस्यवाद है। गायंत देव देवाकिल सॉरी गायंत देवाकिल गीत कानि ध्यानस्तुते डैश भूमि भागे। क्या भरा जाएगा? हिमालय, हिंद, भारत, संगम, गंगम गंगम। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, भारत भरा जाएगा। ये क्वेश्चन देखे कई बार सुने होंगे आप। दुल्हन गावों, आगे क्या भरा जाएगा? मंगलचार, अवतार, सदाचार, रासविहार। चलिए इसका आंसर नहीं बताएंगे आप, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि यहाँ पर क्या भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काहे रे डैश तू कुम्हलानी। ये सब कविताएं आप बचपन में पढ़ के आए होंगे। बताइए क्या भरा जाएगा? नलिनी, कमलिनी, नंदिनी, विलासिनी। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, नलिनी। एक कविता आप पढ़े होंगे, काहे रे नलिनी तू कुम्हलानी तेरे नाल सरोवर पानी, ऐसा होगा, ऐसा एक कविता था, उसमें नलिनी शब्द भरा गया था, तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सूरदास भगवान के उपासक थे। सूरदास किस भगवान के उपासक थे? राम, विठल दास, कृष्ण, वामन। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, कृष्ण के। महाभारत है क्या है? महाकाव्य, गीत काव्य, चंपू काव्य, बृहद काव्य। सोचिए क्या है महाभारत। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, महाकाव्य है। आपको पेपर में तत्सम तद्भव से क्वेश्चन मिलेंगे, तो ये तद्भव से क्वेश्चन है। कह रहा है इच्छुक का तद्भव क्या बनेगा? इच्छुक, इष्ट, ईख, इच्छा। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, ईख। तद्भव मतलब देखिए, तत्सम ये होते हैं जो संस्कृत के समान होते हैं, मतलब ऐसे शब्द जो संस्कृत की तरह होते हैं वो तत्सम बोले जाते हैं, और ऐसे शब्द जो हिंदी की तरह होते हैं वो तद्भव बोले जाते हैं। तो एक ही शब्द के संस्कृत और हिंदी आप दोनों जानते होंगे। तो इच्छु जो है संस्कृत शब्द होता है, और उसका हिंदी जो बनता है ईख बनता है, तो ईख जो है तद्भव बनेगा। ऑप्शन सी सही है। आम का तत्सम क्या होगा? आम्र, अम्ब, रसाल, कर्ण। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, अम्र। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तत्सम पूछा जा रहा है, मतलब संस्कृत के समान, तो इसमें कौन सा शब्द संस्कृत के जैसा लग रहा है? तो अम्र लग रहा है, तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, तत्सम शब्द है, इन चारों में से कौन तत्सम है? क्लिष्ट, कठोर, कठिन, मजबूत। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, क्लिष्ट। तत्सम मतलब संस्कृत के समान, तो संस्कृत की तरह यही शब्द लग रहा है, बाकी तो सब हिंदी के शब्द लग रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन मुहावरे से भी आएंगे, तो मुहावरा देखिए। ईंट से ईंट बजाने का सही अर्थ क्या होगा? कठोर वार करना, दोष लगाना, बर्बाद कर देना, विपत्ति की आशंका होना। सोचें। चलिए आपको आंसर बताते हैं। बर्बाद कर देना, ऑप्शन सी सही है, ईंट से ईंट बजा देना, बर्बाद कर देना। अच्छा मुहावरा है, ध्यान से देखिए। उड़ती चिड़िया को पहचानना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अनुभवी होना, वाक चतुर होना, मन की या रहस्य की बात समझ लेना, प्रतिभाशाली होना। चलिए आंसर बता दें आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, मन की बात समझ लेना ही कहा जाता है उड़ती चिड़िया को पहचान लेना, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखें। इसमें से संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? सात, काला, रावण, खट्टा। सोचें। संख्यावाचक विशेषण का मतलब होता है जिसमें संख्या की बात की जाए, तो ऑप्शन ए सही है, सात। निम्न में से कौन सा विशेषण नहीं है? शीतल, सुंदर, श्यामल, मोहन। सोचिए कौन सा है विशेषण नहीं है। चलिए आंसर बताते हैं। ऑप्शन डी सही है, मोहन एक नाम है, संज्ञा है, ना कि विशेषण है। विशेषण मतलब जो किसी की विशेषता बताए। शीतल मतलब ठंडा होता है, जल की विशेषता शीतल शीतल हो सकता है। सुंदर किसी व्यक्ति की विशेषता सुंदर हो सकता है। श्यामल किसी व्यक्ति का रंग श्यामल हो सकता है, ये विशेषता हो जाती है। लेकिन मोहन जो है वो नाम है, ना कि विशेषता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है? अनुरक्त, अनुशंसा, अनुभव, अणु। चलिए इसे बताते हैं। अनुरक्त, ऑप्शन ए सही है। अनुरक्त जो है विशेषण है, विशेषता बताता है। अशुद्धि वर्तनी वाला, यहाँ शुद्ध अशुद्ध से भी क्वेश्चन आएंगे, तो कह रहे हैं कौन सा इसमें गलत है, कौन सा गलत शब्द लिखा गया है, हिंदी का कौन सा शब्द इसमें गलत है? वर्षा ऋतु, अंतर्राष्ट्रीय, ऋषिकेश, शारदा। सोचिए कौन सा गलत है। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी ये गलत है, ऋषिकेश यहाँ पर री से शुरू होगा, तो ऑप्शन सी गलत है। यहाँ आपको शुद्ध वर्तनी पहचानना है, शुद्ध शब्द पहचानना है। दुर्निवार, दुनिवार, दुहनिवार, दुर्निवार। कह रहा है कौन सा सही है। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, दुर्निवार। अगर इसका संधि विच्छेद बनाएंगे तो विसर्ग संधि बनेगा, तब ये आंसर होगा, लेकिन यहाँ संधि नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पर कह रहा है कौन सा शुद्ध होगा, तो ऑप्शन डी सही है, दुर्निवार। शुद्ध वर्तनी क्या है? अनधिकार, अनाधिकार,
अनधिकार, अनाधिकार, मात्रा का हेर फेर है, ध्यान से क्वेश्चन देख के समझिए। चलिए आपको आंसर बता देते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, अनधिकार शुद्ध वर्तनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पहचानना है कौन सा वाक्य सही है। शब्द अनुक्रम में कौन सा वाक्य सही है, वाक्य पहचानने के लिए भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है वह गरीब आदमी था, वह आदमी गरीब था वह गरीब आदमी, था वह गरीब आदमी, था गरीब वह आदमी। कौन सा शब्द क्रम सही लगा हुआ है? चलिए इसे बता देते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, वह आदमी गरीब था, तो ऑप्शन बी ज़्यादा उपयुक्त है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानना है। यहाँ पर भी शब्द क्रम में ही, यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है, यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है, यहाँ ताजे गन्ने का रस यहाँ बिकता है, ताजे गन्ने का रस यहाँ बिकती है। कौन सा शुद्ध होगा, सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है। ताजे गन्ने का रस नहीं होता, यहाँ गन्ने का ताज़ा रस होता है। गन्ने से जब भी रस निकलेगा ताज़ा ही निकलेगा, ताज़ा गन्ना कोई नहीं था। गन्ना तो 2-3 दिन पुराना भी रखा रहता है। तो ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्रम से लगाने के लिए भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको पेपर में, तो देखिए कौन सा क्रम सही है। कोई महान, उसके आगे क्या होगा, देश, कोई महान, ये चारों इसके आगे क्रम में लगाने हैं। देश जिस समय संक्रांतिकालिक स्थितियों के बीच से होकर गुजरता है, प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर होती हैं और उस समय वहाँ की विचारधारा में प्रमुख है। तो चारों को क्रम से लगाइए कि एक वाक्य अच्छा सा कंप्लीट हो जाए। तो कौन सा होगा, यल रव वल रय यर वल लव रल। सोचें। चलिए आप सोच लिए होंगे, हम आपको आंसर बताते हैं। आप वीडियो पॉज करके सोच लीजिएगा। ऑप्शन सी सही है। ध्यान से देखिए, मैं जोड़ता हूँ। कोई महान देश, या जोड़ें, कोई महान देश जिस समय संक्रांतिकालिक स्थितियों के बीच से होकर गुजरता है, उस समय वहाँ की विचारधारा में प्रमुख प्रविष्टियाँ दृष्टिगोचर होती हैं। तो ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक मिनट, क्वेश्चन ध्यान से देखें। क्वेश्चन है हम आपस, यहाँ पर दिया है, में दंगे फसाद में सारा श्रम नष्ट कर रहे हैं और अपने देश के अधूरे कामों को करने में समय नहीं दे पा रहे हैं। कह रहा है कौन सा सही है। ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। आप क्रम से बैठा लीजिए। या र व ल होगा कि या र ला वा होगा कि व या र ल ला या व र। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, या र ला वा। हम आपस में दंगे फसाद में सारा श्रम नष्ट कर रहे हैं और अपने देश के अधूरे कामों को करने में समय नहीं दे पा रहे हैं। एकदम सही है। तो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखें। यहाँ भी क्रम से ही लगाना है। सतत कर्मशील, यर लव व ल रल व य रल यर लव यर वल। चलिए इसे बताते हैं आपको। चलिए सोच लिए होंगे। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, यर लव। सतत कर्मशील मानव जीवन के बीच जो त्यौहार आते हैं, त्यौहार की बात कर रहा है, कुछ आराम और कुछ खुशी लेकर परिश्रांत व्यक्ति के लिए छायादार वृक्ष की भांति उपस्थित होते हैं। जिस तरह हम वृक्ष की छाया में बैठ के आराम करते हैं, वैसे त्यौहार क्या होता है, एक दिन हमको आराम देता है, मन में खुशी देता है। तो ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यथाशक्ति में कौन सा समास है। तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, अव्ययीभाव। समास से भी क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। यथा, हाथों हाथ, भर, अगर ऐसे शब्द किसी भी शब्द में जुड़े हुए हैं तो वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। तो ऑप्शन डी सही है, अव्ययी भाव है। यथा शब्द जुड़ा हुआ है, देख लीजिए। दशानंद में कौन सा समास है। बहुब्री, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, बहुब्री समास है। जब कोई शब्द किसी तीसरे शब्द की तरफ इशारा करे तो ऐसे शब्द बहुब्री समास में आते हैं। जैसे कि दशानन मतलब 10 हैं, आनंद जिसके मतलब 10 हैं, सर जिसके, तो 10 हैं सर किसके होते हैं, रावण के होते हैं। तो तीसरे व्यक्ति रावण की तरफ इशारा हो रहा है। तो ऑप्शन ए सही होगा, बहुब्री समास। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। संधि से है इति धन आदि बराबर इत्यादि में कौन सी संधि है। यड़ संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, यड़ संधि होता है जब पहला अक्षर आधा हो। जिस भी संधि में पहला अक्षर आधा हो, यहाँ देखो पहला अक्षर आधा है, मतलब कि एक अक्षर आधा है, उसके बाद यह है, तो वहाँ पर यड़ संधि होता है। गुण संधि में ए और ओ होते हैं। दीर्घ संधि में बड़ा आ बड़ी ई होते हैं, बड़ा ऊ होता है। तो यहाँ पर आई आय औ आव होता है। तो यहाँ पर जो भी हो आप संधि पढ़े होंगे, तो ऑप्शन ए सही है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है इसमें। सदैव,
मनोरथ, निर्गुण, सदाचार। ठीक है, जहाँ पर व्यंजनों के मेल से कोई नई संधि बनती है तो वहाँ व्यंजन संधि होता है, तो सत धन आचार बराबर सदाचार, तो ऑप्शन डी सही है। ऊपर क्वेश्चन से मिलता जुलता है क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या होगा? अत्यधनधिक, अतिधन अधिक, अतिधन अधिक, अत्यधन अधिक। चलिए आंसर बता दें आपको, ऑप्शन बी सही है, अतिधन अधिक बराबर अत्यधिक। जिस अक्षर पर ई का मात्रा लगता है वो अक्षर आधा होता है, आप संधियों में पढ़े होंगे, त आधा हो जाएगा, त आधा हुआ है यहाँ पर देखिए। उसके बाद या आता है, ई की जगह पर, ई की मात्रा की जगह पर या आता है, तो यहाँ पर या आया है, ध्यान से देख लीजिए। अतिधन अधिक बराबर अत्यधिक, तो यड़ संधि है, ऊपर पढ़े थे आप, तो ऑप्शन बी सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किस युग में हिंदी की गद्य विधा को नया रूप मिला? भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद, आधुनिक। चलिए आंसर बताते हैं आपको, यहाँ पर ऑप्शन ए सही, भारतेंद्र युग में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है, मीरा की कविताएं किस विधा से संबंधित हैं? भक्तिधारा, ज्ञानधारा, कर्ममार्गी, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए आंसर बताते हैं आपको, यहाँ पर ऑप्शन ए सही, भक्तिधारा। कृष्ण के भक्ति में उन्होंने बहुत सारी कविताएं कही थी, तो भक्तिधारा के अंतर्गत आता है। तुलसी का भी भक्तिधारा के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। सूरदास का भी भक्तिधारा के अंतर्गत आता है, वो कृष्ण के भक्ति में थे, वो राम के भक्ति में थे, ये कृष्ण के भी भक्ति में थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से देखिएगा, रस से है क्वेश्चन। निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे में कौन सा रस है? करुण रस, वियोग श्रृंगार, वात्सल्य रस, भयानक रस। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर गोपियाँ श्री कृष्ण के मथुरा से चले जाने के बाद ये बात कहती हैं कि हम जब से श्री कृष्ण गए हुए हैं तब से हमारे आंखों में हमेशा, पावस ऋतु मतलब बरसात का ऋतु, मतलब हमारे आंखों में हमेशा आंसू ही रहता है, तो श्री कृष्ण के वियोग में ऐसा कह रही हैं, इसलिए ये वियोग श्रृंगार होगा, याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ये भी रस से ही क्वेश्चन है। अब लव नसानी अब न नसहो में कौन सा रस है? करुण रस, शांत रस, वात्सल्य रस, भयानक रस। चलिए आंसर बता दें आपको, यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, शांत रस है। हिंदी काव्य रसों की कुल संख्या कितनी है? 11, 10, 9, 8। सोचें। चलिए आंसर बताते हैं आपको, यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, 9 रस हैं, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अलंकार मुख्यतः माने जाने वाले भेदों की संख्या कितनी है? 5, 2, 4, 7। चलिए आंसर बताते हैं आपको, यहाँ पर ऑप्शन दो बी सही है, दो। मुख्यतः दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। कुछ विद्वान एक अलंकार और मानते हैं, उसे बोलते हैं उभयालंकार, न मतलब कि जो न शब्द में हो ना अर्थ में हो, तो ऐसे अलंकार को उभयालंकार कहते हैं। वास्तविकता ये है कि दो ही होते हैं, शब्दा और अर्था। लास्ट क्वेश्चन, सॉरी अभी 49 नंबर का क्वेश्चन देखें। नहीं पराग नहीं मधुर मध, नहीं विकास यही काल में कौन सा अलंकार है? छेकानुप्रास, श्लेष, अन्योक्त, रूपक। चलिए आंसर बताते हैं आपको, ऑप्शन सी सही है, अन्योक्त अलंकार है। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है, कामायनी प्रमुख रचना है पुष्पदंत की, पंत की, मलुकदास की, जयशंकर प्रसाद की। कामायनी किसकी रचना है? ध्यान से सोच के बताइए। चलिए आंसर बताते हैं आपको, यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, आपका कम से कम 70% सही होना चाहिए, मतलब कि कम से कम 35 क्वेश्चन सही होना चाहिए। कितना सही हुआ है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना हो सके उतना प्रैक्टिस सेट करिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट जब जितना करेंगे उतनी बेहतर तैयारी होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए।